वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपना ज्योग्राफी का जो लेक्चर शुरू होगा वो होगा भारत की मृदाओं से, यानी सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो मेजरली देखो, जो आपको सॉइल पढ़नी है, सबसे पहले अलूवियल सॉइल, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना होगा, एक कहाँ पाई जाती है, इसमें कॉम्पोजिशन जैसे नाइट्रोजन ज़्यादा है या पोटास ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, ठीक है, ये याद रखना है। यही सेम चीज़ ब्लैक सॉइल के लिए याद रखनी है, यही सेम चीज़ रेड एंड येलो सॉइल के लिए, लैटेराइट सॉइल के लिए, आराइड सॉइल के लिए, सलाइन सॉइल के लिए, पेटी सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, है ना, क्योंकि इनसे सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये पूछ लेता है कि इन ये मिट्टियाँ हैं, इनको क्रम में लगाओ, ज़्यादा से कम में कौन सी ज़्यादा पाई जाती, कौन सी कम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जलोढ़ मृदा या अलूवियल सॉइल देखते हैं, जो हमारे नदन प्लेन यानी जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है वहाँ पाई जाती है। देश के 43.4% भाग को ढके, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 50%, है ना। ये निक्षेपण मृदाएं हैं। निक्षेपण मृदाएं मतलब डिपोजिशनल सॉइल है, नदियाँ इसको डिपॉजिट करती रहती भाई। आप देखते हो नदियाँ बहती हैं, अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के पार्टिकल लाती है, एक जगह इकट्ठा करती हैं, है ना, तो उसी के द्वारा ये बनती हैं, और जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली मिलती हैं, है ना, यानी राजस्थान और गुजरात में भी देखने को मिलेंगी। जलोढ़ मृदाओं की बात करें, गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति में पाई जाती हैं, यानी अलूवियल सॉइल वेरी नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। सैंडी समझे, जो रेतीली होती है, और क्ले मतलब चिपचिपी, दोनों ही प्रकार की। सामान्यतः आप देखेंगे इनमें पोटाश की मात्रा अधिक और फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। तो अलूवियल सॉइल में आपको याद रखना है, पोटाश ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस कम होता है। कहते हैं ना, पोटाश है आपके एग्जाम निकालोगे, पोटाश होना चाहिए, तो पोटाश ज़्यादा है इसमें, फॉस्फोरस कम है, ठीक। जलोढ़ मृदाओं का जो रंग है हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। कैसा होता है? लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, जो राख की तरह कलर नहीं होता है उसके तरह। और जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, मतलब कल्टीवेशन होता है, बहुत अच्छी कृषि इसमें हो जाती है। जलोढ़ मृदा को काप मृदा या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, तो काप सॉइल या कछारी सॉइल भी कहा जाता है। अलूवियल सॉइल इज जनरली डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। जो जलोढ़ मृदा उनको सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं हम, भाबर, तराई, भांगर और खादर, है ना। किसमें? भाबर, तराई, भांगर, खादर, 4 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। काली मृदाओं की बात करते हैं, ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। इसके बाद ब्लैक सॉइल में जो दक्कन पठार है ना, मोस्टली वहाँ देखने को मिलता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है, ठीक है, गोदावरी कृष्णा रिवर के जो अपर पार्ट है वहाँ पे। काली मिट्टी को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। और भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बसाल्ट लावा के अपचय एवं अपरदन के कारण हुआ है। किससे हुआ है? ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ बसाल्ट लावा, जो वॉल्केनिक इरोजन है उसके द्वारा। और वही आमतौर पर जो काली मृदाएं हैं, मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। कैसी होती हैं? क्लेरी, डीप एंड इम्परमिएबल होती हैं। दी सॉइल स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट, यानी ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती हैं। गीली होने पर क्या होती हैं? फूलती हैं, चिपचिपी हो जाती हैं, और सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। सूखने पर क्या होती है? सिकुड़ जाती हैं। और शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं इनमें। और काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है ना। ब्लैक सॉइल रिटेन करता मॉइस्चर। लाल और पीली मृदाओं की बात करें तो इनका विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है ना। तो रेड सॉइल कहाँ डेवलप होती है? एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यानी जैसे डेक्कन प्लेट्यू है उसके ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे कम रेनफॉल होती है। रेड लोम सॉइल इज फाउंड इन लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फुटहिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट के फुटहिल्स में पाई जाती हैं ये। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण भाग में भी मिलती हैं, यानी येलो एंड रेड सॉइल्स जो है ये हमें कहाँ मिलती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भाग में, और मिडिल जो गंगा प्लेन है यानी गंजटिक प्लेन है उसके दक्षिणी हिस्से में भी मिलेंगी, ठीक है। इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है भाई? लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, और जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। और महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुवर होती हैं। फिर लैटेराइट सॉइल की बात करते हैं। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट हैज़ बीन डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर,
विच मीन्स ब्रिक, है ना। लेटेराइट शब्द हमने लेटर से लिया है जिसका मतलब होता है ब्रिक, मतलब ईंटा। और द लेटेराइट सॉइल डेवलप इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। इंपॉर्टेंट चीज़, हाई टेम्परेचर होगा, हाई रेनफॉल होगा, वहीं लेटेराइट सॉइल बनती है। यानी लेटेराइट शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये लेटेराइट सॉइल विकसित होती है। अब इन मृदाओं में आप देखेंगे जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौ ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है इसमें। परिणाम स्वरूप देखें तो लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती हैं। लेटेराइट और फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरक की मात्रा डालनी पड़ती है, यानी उर्वरकता इसमें कम होती है, इसलिए हमें खाद वाद डालनी पड़ती है इसमें। आराइड सॉइल यानी डेजर्ट जहाँ पाया जाता है, यानी शुष्क मृदाओं का रंग लाल से होकर किशमिशी तक होता है। ये सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। ये मृदाएं अनुवर है क्योंकि इनमें से ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। पुअर होती हैं, दीज सॉइल्स आर पुअर एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। फिर सलाइन सॉइल आ जाती हैं, लवण मृदाएं आ जाती हैं। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं कहते हैं, लवण मृदाओं को, और ये अनुर्वर होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। भाई इतनी ज़्यादा सलाइन है, लवण इसमें, तो इसमें खेती नहीं अच्छी हो पाती है। इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम ये भी नहीं होता है ना, नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर जो प्रसार है ये कहाँ पे है, कहाँ देखने को मिलेंगी? पश्चिमी गुजरात है, पूर्वी तट के डेल्टा, जहाँ ईस्टर्न पार्ट के डेल्टा क्षेत्र है जहाँ नदियाँ अपना डेल्टा बनाती, वो पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही हैं, ठीक है। यानी जहाँ पे भी इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रहा है, एक्सेसिव इरिगेशन हो रहा है, वहाँ पे मृदाएं कैसी होती जा रही हैं? लवणीय, यानी सलाइन सॉइल होती जा रही हैं। फिर पीठमय मृदा या पेटी सॉइल की बात करें, ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। दे आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी वेयर देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। और अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं, मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो अच्छी मात्रा में इकट्ठा होते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट देते हैं सॉइल को। फिर ये मृदाएं जो है सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं। कैसी हैं? क्षारीय हैं। और ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। कहाँ पे? देख सकते हो आप, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। फॉरेस्ट सॉइल जहाँ जहाँ जंगल होंगे भाई, हिमालय के नॉर्थ साइड पे कह सकते हो, यानी जो हिमालयी क्षेत्र है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है और इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। दीज सॉइल फॉर्म्ड इन माउंटेनियस एनवायरमेंट्स। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ द हिमालयाज दीज सॉइल्स आर एक्सपोज्ड एंड आर एसिडिक एंड लो इन ह्यूमस। यानी हिमालय के हिमाच्छिद क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है, इसलिए ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है, ठीक है। अब ये लिस्टिंग देख लेना आप एक बार। जैसे जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद लाल मृदा 18.6% भाग में, काली मृदा 15.2, लेटेराइट 3.7, फिर मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, है ना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। जलोढ़ मृदाओं में आप देखोगे पोटाश और चूने की प्रचुरता होती है। लाल मृदा में लौह तत्वों की प्रचुरता होती है। काली मृदा में पोटाश, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता है। लेटेराइट में लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता है। मरुस्थलीय मृदा में लवण और फॉस्फोरस की प्रचुरता है। पर्वतीय मृदा में पोटाश और फॉस्फोरस की प्रचुरता है, ठीक है। फिर आता है सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन। सॉइल इरोजन क्या होता है? देखो आप देखो कि मिट्टी पड़ी है कहीं, पानी से लगातार कटाव होता रहता है तो वो हटती रहती है, इरोड होती रहती है ना। यानी द डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल कवर इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। यदि मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। अब ये बहते हुए जल, पवनों की जो अपरदनात्मक प्रक्रिया है, मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती रहती हैं। पानी से, हवा से इरोजन होता रहता है भाई। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण जो है क्या क्या है? वनों की कटाई है, अत्यधिक चराई। भाई अब जानवर बहुत ज़्यादा चरेगा, अगर घास वास खाएगा तो मिट्टी की लेयर सामने आएगी, पानी गिरेगा तो मिट्टी कटेगी। फिर जंगल की आग है, खराब कृषि तकनीक है। मिट्टी के कटाव को रोकने के तरीके क्या हैं भाई? वन रोपण करना, खेती की सीमा बनाना, अतिचारण ना करना और पट्टीदार खेती, है ना। ये सब उसके मतलब सॉइल इरोजन को रोकने के मतलब तरीके हैं।
भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से, जैसे चंबल और यमुना नदियों की जो उत्खात भूमि क्षेत्र है वो, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदी क्षेत्र वो, छोटा नागपुर पठार है, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात के शुष्क क्षेत्र है, ये सब। मृदा अपरदन के प्रकार की बात करेगा तो मृदा अपरदन के कारण होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार के मृदा अपरदन होते हैं भाई, बहुत सारे। एक तो होता है रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन जिसको कहते हैं, यानी बूंदाघात या आसफाल अपरदन। वर्षा की बूंदों या छींटों के कटाव में मिट्टी की सतह पर गिरने वाली बारिश की बूंदों के प्रभाव के कारण जो कटाव होता है। शीट इरोजन, जो पूरी पूरी आप देखोगे मिट्टी की परत हटती जाती है, यानी परत अपरदन में पानी की एक बड़ी लहर ढलान के नीचे बड़े क्षेत्रों पर परत के रूप में जो बहती है, और यह आमतौर पर भारी बारिश के बाद समतल भूमि पर होता है, ठीक है। फिर रिल अपरदन क्या होता है, रिल इरोजन, जो हल्का हल्का गली टाइप का बनाता है, ऐसे हल्की हल्की बूंद बूंद काटता है। रिल अपरदन से तात्पर्य छोटे अल्पकालिक संकेंद्रित प्रवाह पथों के विकास से है, जो पहाड़ी ढलानों पर कटाव के लिए तलछटी स्रोत और तलछट वितरण प्रणाली दोनों के रूप में कार्य करते हैं। यानी रिल इरोजन रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एफर्मल कंसंट्रेटेड फ्लो पाथ विच फंक्शन एज बोथ सेडिमेंट्री सोर्सेज एंड सेडिमेंट डिलीवरी सिस्टम फॉर इरोजन ऑन हिल स्लोप। ये देख रहे हो रिल इरोजन, ये है ना, ऐसे नालियाँ टाइप की बन जाती है। तो इमेज देख लिया करो, जिसको भी मतलब इरोजन देखना है उसका इरोजन की इमेज देख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐसे गली इरोजन जो अवनलिका नालियाँ टाइप की बन जाएंगी। अवनलिका अपरदन में वर्षा के कारण गहरी हुई नालियाँ भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती हैं और इसे खेती के लिए अनुपयुक्त बना देती हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको रिल इरोजन, गली इरोजन। फिर वायु अपरदन या विंड इरोजन। वायु अपरदन में हवा समतल या ढलान वाली भूमि से ढीली मिट्टी को उड़ा देती है। धारा चैनल अपरदन की बात करें, जल का एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होना जब तक चैनल को अपरदित कर एक स्थिर ढाल को प्राप्त ना कर ले। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे सोरगम, सोरगम इज मोर लायबल टू सॉइल इरोजन देन एनी अदर क्रॉप, यानी सोरगम किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी होती है सोरगम। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में शस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। मृदा अपरदन मुख्यतः जल और वायु द्वारा होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक भूकंप या अर्थक्वेक। तो वो अर्थक्वेक क्या होता है भाई? भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है, यानी जो प्लेट टेक्टोनिक है, जब धरती की प्लेट खसकती है उससे होती भाई, आपस में टकराती तो खूब सारी एनर्जी रिलीज करती है। ये विध्वंसक है और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होता है। अब इंडियन प्लेट आप देख रहे हो प्रतिवर्ष आगे खसक रही, तभी तो हिमालय जो है बड़ा कैसे होता जा रहा है। अब हिमालय जन्म तो ले नहीं रहा, जो सेडिमेंट्स हैं, अब ये प्लेट आगे खसक रही तो वो सेडिमेंट्स उठते जा रहे हैं, है ना। अब इससे प्रभावित मुख्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से भूकंप से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, ये सब। अब इन क्षेत्रों के अतिरिक्त आप देखेंगे मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर गुजरात, यहाँ पे कितने सारे भूकंप आ चुके हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कई सारे भूकंपीय क्षेत्रों में, भूकंप जोन में बांटा है। ये जोन आपको याद रखना है, जैसे 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे, है ना। तो जो जोन 5 है, इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक कहा गया है, यानी 0.36 नंबर इसको दिया गया है। इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है, यानी यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। कहने का मतलब है जो जितना ऊपर है वो उतना जोखिम क्षेत्र पे ज़्यादा है, यानी उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र में आता है जोन 5। तो आप ऐसे समझ सकते हो जहाँ पे पर्वत हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे माउंटेन है वो, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सब। और फिर जोन 4 जैसे दिल्ली है ना, और गंगा मैदान क्षेत्र है जो गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र है, सिक्किम वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं। जोन 3 की बात करें, इसमें उत्तर प्रदेश वगैरह आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा, पश्चिम घाट आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है आपको जोन याद रखने हैं। और सबसे कम प्रभावित मेखला है जोन 2, है ना। तो आपको जोन ज़रूर देख लेने हैं कौन से जोन में आता है, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे भाई जो ये पेनिनसुलर एरिया है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे भूकंप कम आएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा आएगा, गुजरात वगैरह में ज़्यादा आएगा, नॉर्थ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। ऐसे फिर सुनामी
भूकंप के कारण सुनामी भी आ जाती है कई बार। अब समुद्रों के अंदर जो भूकंप आएगा उससे सुनामी आ जाएगी, है ना। यानी भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं जिन्हें सुनामी या भूकंप लहरें कहते हैं। यानी अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन दैट कॉजेज द सी फ्लो टू मूव एब्रप्टली। अब पानी के अंदर भाई हलचल पैदा होगी, उसकी वजह से आएगा ये। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर यानी पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर है, जिसमें जैसे अलास्का है, जापान है, फिलीपींस है, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में ज़्यादातर आती है। फिर आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे स्टेटमेंट में सवाल बन जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिव लो प्रेशर एरिया कन्फाइंड टू द एरिया लाइंग बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ लॉटिट्यूड। यानी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कम दबाव वाले, क्या बोला मैंने, कम दबाव, लो प्रेशर होता है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, और ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है, ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर होती है। दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन इज लाइक अ हीट इंजन दैट इज एनर्जाइज्ड बाय द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑन अकाउंट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रवंजन एक उष्मा इंजन की तरह होते हैं जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से होती है ना। तो यानी यहाँ पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। आगे आप देख पा रहे होंगे लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त उष्मा निमुक्त होती है। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने ना दे, उसकी वजह से भी कोरियोलिस फोर्स जो है ये लो प्रेशर काम करता है सेंटर में, तो ये और तेजी से घूमता है। क्षोभ मंडल में अस्थिरता यानी अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फेयर दैट क्रिएट लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड विच अ साइक्लोन डेवलप। ये कारण है साइक्लोन के डेवलप होने का, है ना। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फॉन की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड, इसकी वजह से भी आता है, ठीक है। अभी बाढ़ तो आप लिख ही लोगे आराम से कि दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने होते हैं भाई। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती है, विशेष क्षेत्रों में ऋतु में आती है भाई। बहुत ज़्यादा अगर मानसून आ गया हो, नदियों में पानी बढ़ गया उसके कारण, है ना। आप देखोगे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है, जैसे बिहार में आती रहेगी, है ना। कोसी में नदी में बहुत आती है, दामोदर नदी में बहुत आती है। तो असम के ब्रह्मपुत्रा तटीय, गंगा तटीय मैदान, कावेरी बसिन का निचला हिस्सा, यहाँ सब बाढ़ से प्रभावित ज़्यादा रहता है। अब यही बाढ़ का उल्टा सूखा हो जाता है, ऐसी स्थिति लंबे समय तक कम वर्षा होती है, अत्यधिक वाष्पीकरण होगा, जलाशयों और भूमिगत जलों का अत्यधिक प्रयोग से भूतल में जल का कमी हो जाना भाई, ग्राउंड वाटर, तो ड्रॉट की स्थिति में आ जाता है। सिंपल सी चीज़ है ये। तो अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के जवाब में भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र इसकी स्थापना की है, और ये अक्टूबर 2007 से संचालन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है गवर्नमेंट ने कहाँ पे सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर बनाया है, तो हैदराबाद में। और 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कौन सा? कोरोमंडल कोस्ट। भारतीय मौसम विज्ञान, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 1875 में, और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैज्ञानिक निकाय है। इसका औपचारिक रूप से गठन कब हुआ? 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ है इसका गठन, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होंगे। ये जरूर याद रखना, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, 9 अन्य सदस्य होते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी भूकंप आएगा उससे पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस बढ़ जाती है, अतः रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत देती है। जैसे ही रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ेगी यानी भूकंप आने वाला है उस क्षेत्र में। सीस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। सीस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड सीस्मिक वेव्स। और रिक्टर स्केल का उपयोग जारी भूकंपीय ऊर्जा की मात्रा के आधार पर भूकंप के पूर्ण परिणाम के पैमाने को मापने के लिए किया जाता है। मर्कली स्केल भूकंप की तीव्रता को विनाश की मात्रा के आधार पर मापता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द स्केल ऑफ एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की कितना अर्थक्वेक आया है, और वहीं मर्कली स्केल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, इंटेंसिटी की कितना खतरनाक है, उसकी क्षमता क्या है, इंटेंसिटी क्या है, वीक है मतलब कमज़ोर है या तेज़ है,
और मैग्नीट्यूड मतलब नंबर बताता है कि 10 है, 7 है, 6 है, कितने नंबर बताता है वो रिक्टर स्केल बताता है। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज का भी लेक्चर पढ़ के। तो बहुत ही जल्द हम लोग संपूर्ण ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे, या आपको MCQ भी मैं 1000 प्रैक्टिस कराऊंगा।